25 एडवांस का पेपर हो चुका है और पेपर 1 का जो है सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सेक्शन वाइज इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेक्शन 1 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे जिसके सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है बच्चों ये एसएचएम से है, ठीक है। तो क्या बोला था, सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर। तो ये एक छोटा सा डिस्क है, छोटा रेडियस का, उसका मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। और ये स्प्रिंग और ये डिस्क क्या कर सकता है, इस पेरीफेरी में जो सर्कुलर पेरीफेरी बनी है इसमें रोल हो सकता है और ऑसिलेट होगा, रोल होते हुए ऑसिलेट होगा। तो बच्चों हम लोग को ये पूछा है कि डिस्क इज द बॉटम ऑफ द रिंग इनिशियली था और छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो सपोज हम लोग यहां से इसको हल्का सा एंगल थीटा विच इज वेरी स्मॉल, थीटा एंगल यहां तक ले जाते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसका टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा और हमको उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा यहां पर निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है बच्चों एनएलएम से बनता है, फोर्स को इक्वेट करते हैं, और दूसरा तरीका होता है बच्चों हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हैं। सपोज अगर मैंने इस डिस्क को इधर ऑसिलेट किया यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, अभी अपने मोशन में बीच में कहीं है, मान लो बीच में कहीं थीटा एंगल पे है, ये इसको मान लेते। अब बच्चों इसके पास एनर्जी कौन कौन सी रहेगी, ठीक, इसके पास एक एनर्जी रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो स्प्रिंग कुछ डिस्टेंस तक, इतना डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। प्लस आप देखेंगे ये बॉटम मोस्ट पॉइंट था, इस पॉइंट से मैं इसको ऊपर ले गया तो ये यहां से पहुंच गया बच्चों, यहां इतने ऊपर पहुंच गया। तो डिस्क का जो सेंटर है वो यहां से यहां पहुंच गया। तो पहले कितने डिस्टेंस पे था, r-r डिस्टेंस पे था। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और इसको जूम कर देता हूं, ठीक। ये देखो यहां तक सेंटर तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r-r, और ये सपोज थीटा एंगल ऊपर चले गया है, ये सेंटर अब कहां गया है, थीटा एंगल ऊपर। तो आपको पता है बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना ऊपर जाएगा, r-r 1 - cos थीटा। तो इसका हाइट इतना इंक्रीज हो गया। तो इस वक्त इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, mg r-r 1 - cos थीटा। तो ये तो दोनों हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। अब देखो बच्चों अगर मैं सेंटर के हिसाब से देखूं तो ये एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है, डिस्क है, पॉइंट मास है और ये ऑसिलेट कर रहा है। सपोज इस सेंटर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सेंटर के हिसाब से, तो वो कितनी होगी, हाफ आई। अब ये m मास है, सेंटर से कितना दूर है, r-r, तो इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का होता है m r-r का होल स्क्वायर। ये लिखा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जो डिस्क है वो अपने ही ओन एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी हो रहा है। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ अबाउट पे होगा। लेकिन मैं क्या बोला हूं, देखो सेंटर वाली लाइन के हिसाब से ये ओमेगा से ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन अपने खुद के एक्सिस के हिसाब से वो कितने से ऑसिलेट हो रहा होगा, सपोज ओमेगा डैश, ठीक है। तो मैं लिखता हूं हाफ आई, आई क्या होगा, डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है mr²/2 इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व है सबका इक्वेशन में लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, और एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन रहता है वो लाने की कोशिश करना है। उससे पहले करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला मेरे को या तो अल्फा और थीटा में रिलेशनशिप बताना है बच्चों। एंगुलर एसएचएम होता है अल्फा बराबर -ω² थीटा, या तो इसके फॉर्म में बनाना है या a बराबर -ω² x के फॉर्म में। तो मैं ना बच्चों थीटा वाले फॉर्म में बना रहा हूं क्योंकि ओमेगा और थीटा यहां पर पहले से लिख चुका। अब क्या चीज नहीं है थीटा के टर्म्स में, उसको थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। सबसे पहले देखो ये x, ठीक। अब इस x को क्या लिख सकता हूं, ये x क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द पेरिफेरी, ये है। अब ये एंगल बच्चों आपका थीटा है और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r-r। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, या आर्क का लेंथ जो x है उसको मैं लिख सकता हूं r-r
इंटू थीटा। ठीक, तो x की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये वाला टर्म पहले से थीटा में, इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। फिर इधर पे आओ, ये भी ओमेगा के टर्म्स में, इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। एक दिक्कत और जाएगी, ये जो लिखा है ओमेगा डैश, इसको भी ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं। तो बच्चों देखो, सपोज इस सेंटर के हिसाब से ये जो डिस्क है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्या से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। ठीक, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, मैं लिख सकता हूं भाई, ये सेंटर के हिसाब से सपोज ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी r माइनस आर इंटू ओमेगा। ठीक, अब ये खुद के एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर खुद के सेंटर के हिसाब से ओमेगा डैश से ये रोटेट कर रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी होगी कितनी? r ओमेगा डैश। लिख सकता हूं। अब ये प्योर रोल हो रहा है, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी? r माइनस आर इंटू ओमेगा बराबर r ओमेगा डैश। यहां से ओमेगा डैश आ जाएगा r माइनस आर ओमेगा बाय स्मॉल r। तो ये ओमेगा डैश का सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये x का सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब सबका अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो बस मेरे को वैल्यू डाल के फिर इसको डिफरेंशिएट करना ही बच जाता है। चलिए अब सबका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो नीचे में लिख रहा हूं, अरे क्वेश्चन को नहीं बताता, इसके नीचे में मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, फिर उसको ऊपर कर दूंगा। तो टोटल एनर्जी E बराबर आया है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये लेना है, तो क्या आएगा? r माइनस आर का होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एक टर्म आ गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखना है? mg r माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये दूसरा टर्म आ गया, प्लस उसके बाद ये वाले टर्म को ऐसे ही लिख दो, हाफ m r माइनस आर का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये वाले को लिखते हैं हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। ओमेगा डैश का स्क्वायर की ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आएगा r माइनस आर का होल स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ई। अच्छा, ई उस तरफ लिख चुका हूं। ठीक, तो ये बच्चों हम लोग का बड़ा इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो नेट एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसको करते हैं, तो देखो हाफ के r माइनस आर का स्क्वायर तो कांस्टेंट आएगा, थीटा का स्क्वायर का क्या होगा? 2 थीटा डी थीटा। ठीक, प्लस mg r माइनस आर तो ऐसे ही आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होता है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा। ठीक है, प्लस ये जो टर्म है ये होगा हाफ m r माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा, प्लस m, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? m बाय 4, और यहां आएगा r माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा। ठीक, तो ये पूरा टर्म इक्वेशन आ गया। अब बच्चों थ्रू आउट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? dt। अच्छा, यहां एक डी थीटा भूल गया, साइन थीटा डी थीटा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा आएगा, डी थीटा, यहां आएगा dt, यहां आएगा dt। अब देखो सबसे पहले सब में r माइनस आर वाला टर्म है, तो देखो ये स्क्वायर, ये r माइनस आर, ये स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला स्क्वायर वाला टर्म, ये सब क्या हो गया? कट गया। फिर ये 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 टाइम्स चले गया, नीचे आ गया 2। अब इक्वेशन को एक बार साफ सुथरा, अच्छा एक चीज और काट सकते हैं, यहां देखो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, यहां पर ओमेगा लिखा हुआ है और यहां पर भी ओमेगा लिखा हुआ है, ये सब कट गया। अब इक्वेशन क्या बचा देखो, तो बचा इक्वेशन 0 बराबर के आर माइनस आर इंटू थीटा, बाकी सब कट गया, प्लस mg, यहां r माइनस आर कट गया, बचा है साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल ऑसिलेशन था, साइन थीटा को क्या ले सकता हूं? थीटा ले सकता हूं, तो आ गया mg थीटा, प्लस यहां आ जाएगा m r माइनस आर डी ओमेगा dt को क्या लिख सकता हूं?
अल्फा प्लस ये आ जाएगा m/2 r माइनस आर, और यहां भी डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, अल्फा। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों थीटा वाले टर्म है, इसको एक साथ कर देता हूं तो 0 बराबर आ जाएगा k r माइनस आर। अच्छा एक काम करता हूं, r माइनस आर को भी डिवाइड कर देता हूं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसके नीचे आ जाएगा r माइनस आर। ठीक है, अब देखो अब ये टर्म हो जाएगा k थीटा, तो k प्लस एम जी बाय आर माइनस आर थीटा, ये अलग आया, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर उस तरफ अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस एम बाई टू, आर माइनस आर तो कट गया, m प्लस एम बाई टू कितना होता है 3m/2, ये इस तरफ चले जाएगा तो क्या जाएगा, ये अगर 3m/2 यहां से हटाएंगे तो हो जाएगा 2/3, m को अंदर भेजेंगे तो एक m नीचे आ जाएगा, ये m कट जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन कैसा बना है बच्चों, देखो अल्फा बराबर -2/3 k बाय एम प्लस जी बाय आर माइनस आर इंटू थीटा। कंपेयर कर लो, एसएचएम का इक्वेशन है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, एसएचएम ओरिजिनल एसएचएम का इक्वेशन है, तो यहां से ये वाला ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, तो ओमेगा क्या आएगा √2/3 k बाय एम प्लस जी बाय आर माइनस आर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको बनाएंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इस सवाल को बनाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहां गया दूसरा क्वेश्चन, यहां अगला सवाल। अगला सवाल जो है बच्चों वो क्या है, इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 2m, ऑफ मास 2m कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m, तो दूसरे m में जो कि क्या पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, उससे टकराता है और इनिशिएटर एज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक द मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन ऑफ हेवियर पार्टिकल कितना होगा हमको बताना है। तो बच्चों इस 2m वाले का डिविएशन कितना होगा ये हमको बताना है। बच्चों इसका डायरेक्ट थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट इसका एक नया रिजल्टेंट आता था, साइन थीटा मैक्स बराबर m2/m1। ठीक है, तो जिसका डिविएशन निकालना है वो नीचे में आता था, बाकी ऊपर में आता था। तो अगर डायरेक्ट इससे सवाल बनाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आता कैसे रिजल्टेंट, वो ये रिजल्ट आता कैसे वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान के चलो ये मूव कर रहा है, तो मैं बोलता हूं इसका मोमेंटम है p, इसका मोमेंटम क्या है p। ठीक, अब इसका जो मोमेंटम है ये वाला का, इसका तो मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम 0 इसलिए है क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम इसका p है, इसका मोमेंटम 0। टकराने के बाद ये 2m वाले का मोमेंटम सपोज हो जाता है p1 और इस m वाले मास का मोमेंटम हो जाता है p2, ये मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं कि p का जो मोमेंटम बिफोर कलीजन क्या होगा p1 प्लस p2, ऐसे लिख सकते हैं, या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या p माइनस p1 बराबर p2, इसको इधर लिया तो मोमेंटम का डिफरेंस बराबर p2 के हो गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों का मॉड ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है ना, तो दोनों का मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब दो वेक्टर आपस में माइनस हो रहे हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p p1 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड p1। तो देखो p का डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसी से कितना एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये थीटा मैक्स, वही मेरे को निकालना, तो 2p p1 cos थीटा ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा p2 का मैग्नीट्यूड, एक इक्वेशन लिख लिया। अब मेरे को p1 का वैल्यू सपोज निकालना है p के टर्म्स में, तो यहां पर मेरे को एक चीज नीचे है p2। अब p2 के लिए क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन में दिया है कि डिविएशन हमको निकालना है और जो वो है कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी लगा सकता हूं। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² / 2m। ठीक, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल मोमेंटम p है, तो मैं लिखता हूं p बाय 4m। क्या लिखूंगा? p बाय 4m, ठीक है, p स्क्वायर बाय 4m इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसका मोमेंटम p1 है, तो क्या लिखूंगा? p1 स्क्वायर बाय 4m प्लस इसका मोमेंटम है p2, तो क्या लिखूंगा? p2 स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अब मेरे को क्या की वैल्यू निकालना है? p2 का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसको इधर ले आता हूं, तो क्या होगा? बाय 4m तो कॉमन आ गया, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा? p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर, ये इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2m। दिस इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर, तो p2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया, m से m कट गया, ठीक है, m से m कट गया और 2 2 सा, तो ये आ गया p2 का वैल्यू। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p p1 cos थीटा बराबर p2, ठीक है। तो p2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? p2 का वैल्यू आएगा इस तरफ, p2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट में आएगा क्या? p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। ओ, एक चीज गलती किया बच्चों, ये मैग्नीट्यूड क्या आता है? अंडर स्क्वायर में आता है ना, तो ये अंडर रूट में रहेगा, तो ये भी अंडर रूट में आएगा p2 का वैल्यू, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सॉरी, मेरा मिस्टेक, ठीक है। अब लिखते हैं क्या? p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p p1 cos थीटा बराबर p स्क्वायर बाय 2 माइनस p1 स्क्वायर बाय 2। अब इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं p1 के टर्म्स में, तो यहां यह p1 स्क्वायर, ठीक, p1 स्क्वायर में ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय 2, और ये है माइनस 2 p1 p2 cos माइनस 2 p p1 cos थीटा बराबर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3p1 स्क्वायर बाय 2 प्लस p स्क्वायर बाय 2 माइनस 2p p1 cos थीटा। अगर p1 की वैल्यू बच्चों रियल आना है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट करते हैं, यहां पर b का स्क्वायर क्या होगा? ये 2p cos थीटा, इसका कोफिशिएंट, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 क्या है? 4 का वैल्यू 4 लिखेंगे, a का वैल्यू ये हो रहा है 3/2, बस 3/2 4a इंटू c का वैल्यू क्या है? p स्क्वायर बाय 2, तो ये p स्क्वायर बाय 2 आया, तो ये 4 से 4 कट गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या? दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। अब यहां से इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होगा? 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आया? 3p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 3/4, तो cos थीटा क्या होगा? √3/2, ठीक है। तो cos थीटा यहां से कितना आया? √3/2 आया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 30 डिग्री, और 30 डिग्री किसके लिए होता है? π/6 के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? π/6। तो अपन d का वैल्यू मिनिमम लिए, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होने के लिए, तो इक्वल टू 0 वाला वैल्यू लिए, तो 30 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? π/6, तो इसका आंसर होगा सही डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों इंडक्शन का। तो क्या बोला है? एक स्क्वायर लूप है ऐसा, किस प्लेन में? XZ प्लेन में ऐसा स्क्वायर लूप है। अब क्या बोला है? लोअर एज जो है उसको हिंज कर दिए बच्चों एक्स एक्सिस से, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं। सपोज ये Z एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है,
अब मैं क्या करता हूं, यहां बच्चों एक डॉट बना देता हूं, आप ये मानना ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, अब शुरू में जो आपका शीट है वो ऐसा है। ठीक, शुरू में वो शीट है वो ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर बना लेते हैं बच्चों। एरिया वेक्टर सपोज इस तरफ है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो भी एरिया रहता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहता है, ये एरिया का डायरेक्शन है। और आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर। ठीक, ये है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ये t इक्वल टू 0 पे ऐसा है। अब क्या बोला है, ये जो है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना चालू होता है बच्चों। तो जैसे ही ये ओमेगा वेलोसिटी से ऐसा घूमना चालू होगा, अच्छा एरिया वेक्टर ऐसा ले लो, इस तरफ ले लो, ज्यादा अच्छा मजा आएगा। तो सपोज t इज इक्वल टू t समय पे ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा शीट, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, और ये एंगल कितना चलेगा, ओमेगा टी। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है ना, तो एरिया वेक्टर भी यहां से कितना एंगल चल लिया, ओमेगा टी चल लिया। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस ओमेगा टी एंगल बना रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर भी ऐसा घूम गया ओमेगा टी, तो अब वर्टिकल के साथ ये कितना बना रहा है, 90 माइनस ओमेगा टी एंगल बना रहा है। तो इस इंस्टेंट में मैं फ्लक्स का वैल्यू लिख सकता हूं, फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट टी। क्या होता है बच्चों फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, बी डॉट ए। तो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट टी आएगा बी, बी का वैल्यू क्या है, B0 cos ओमेगा टी, बी का मैग्नीट्यूड है B0 cos ओमेगा टी, इनटू एरिया जो है सपोज उसको मैं ए मान लेता हूं, ए ने स्क्वायर लूप बोला है तो एरिया ए मान लेता हूं। ठीक है, तो सपोज उसका रूट ए है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 माइनस ओमेगा टी, तो आएगा cos 90 माइनस ओमेगा टी, तो ए बी cos थीटा, cos इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये बन गया। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, B0 A लिख सकता हूं, cos ओमेगा टी, cos 90 माइनस ओमेगा टी sin ओमेगा टी होता है, तो आएगा cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, तो इसको लिख सकता हूं sin 2 ओमेगा टी बाय 2। ये आ गया फ्लक्स एट एनी टाइम t। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मेरे को निकालना है EMF, तो EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो बी ए बाय 2 ये कॉमन आएगा। अब साइन 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो आएगा साइन का कॉस 2 ओमेगा टी इंटू बाहर क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसल, तो आएगा बी ए ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, और एक माइनस साइन लगेगा फॉर्मूले का। ठीक, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी टाइम टी पे। अब इसी का हमको ग्राफ बताने की कौन सा होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, सवाल में यह भी बोला है बच्चों कि सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने ही रीजन में, तो जब ये क्या होगा, जैसे ये आधा घूम के आ गया, देखो फ्लक्स बढ़ा 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 बढ़ा, फिर फ्लक्स कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, उसके बाद जब ये यहां से ऐसे रोटेट होगा नीचे वाला हिस्सा, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ना फ्लक्स बढ़ रहा है ना फ्लक्स कम हो रहा है। तो जीरो से जब एंगल वो इधर है 90, बेसिकली क्या बना रहा है, एरिया वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। जब शुरू में यहां से यहां तक 180 डिग्री घूमते तक, 180 डिग्री घूमते तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके बाद अगला 180 फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो जब यहां से यहां वो घूमेगा तो उसके बीच हम लोगों को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखेगा नहीं। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब या तो होगा डी या तो होगा ए। अब ये कॉस का ग्राफ बन रहा है बच्चों, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का, तो क्या होगा, जब आपका शुरू में t इक्वल टू 0 है, कॉस का वैल्यू आएगा 1, और कॉस का वैल्यू अगर आप 1 लिखेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव वोल्टेज से चालू होगा, उसके बाद मैक्सिमम होगा और उसके बाद वापस से नेगेटिव होगा जब तक ये नीचे नहीं आ जाता। उसके बाद बीच में पाई बाय से 2 पाई बाय ओमेगा तक गैप होगा, और उसके बाद फिर वही वाला वैल्यू फिर से रिपीट होगा। तो यहां से यहां पे क्या होगा, माइनस से मैक्सिमम, फिर माइनस, फिर गैप आएगा आधे का, जब यहां से यहां वो रोटेट करेगा, फिर उसके बाद माइनस से प्लस। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। तो ये बन गया बच्चों आपका ग्राफ। ठीक है, बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, चौथा। अब ये चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, ये एक बेसिक अपना उसके क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है, दो कॉन्फ़िगरेशन है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के। ये पहला है जब कोई रीडिंग नहीं ले रहे, देखो 0 0 से अलाइन है, मतलब अभी कोई रीडिंग नहीं ले। तो क्या दिया है देखो बच्चों, इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो बच्चों एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए गए, तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद वर्नियर स्केल का देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से यहां 0.7 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर स्केल का एक रीडिंग, ये भी 10 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 0.7 सेंटीमीटर 10 हिस्सों में बटा हुआ है। तो मैं लिखूंगा एक वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब एक ये जो चौड़ाई होगी एक स्केल की, वर्नियर स्केल के, वो होगी 0.7/10 विच इज 0.07 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकल गया बच्चों, 1 मेन स्केल रीडिंग -1 वर्नियर स्केल रीडिंग। जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के रीडिंग के बीच में डिफरेंस रहता है उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले में रीडिंग ली जा रही है, तो बच्चों 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 0.1 आता है, तो 0.1 के बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग चालू हो रही है। तो यहां पर अपन रीडिंग कैसे लिख सकते हैं? रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 0.1 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.03 इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट कांटा है, वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट कांटा है वो मेन स्केल वाले से अलाइन है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी 1। तो यहां पर लिखेंगे 1, तो इसका आंसर होगा 0.13 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी। ठीक, तो ये बच्चों 4 क्वेश्चन थे आपके पीवाईक्यूज में जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये सेक्शन 1 का। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं सेक्शन 2 का बनाऊंगा। तो ऐसी 4 4 8 3 सेक्शन में इस बार पेपर को बांटा गया था, पेपर 1 को, तो ये तीनों सेक्शन का अपन आंसर देखेंगे। ओके, तो आप सॉल्यूशन आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। तो जेई से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या थ्योरी आपको पढ़ना है या पीवाईक्यूज जितने भी सॉल्व करने, वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।